Hello. Yes, good afternoon, everyone. Welcome. I hope you can hear now. Yeah, right. Thank you so much that you have instructed. Great. So yes, I was just telling you. आप देख सकते हो इस लेक्चर का नाम आज जो है that is lecture 21. Okay. Now why so? Because already we have studied all the topics. बाकी 20 lectures में जो चीज़ें हम लोग ने पढ़ा है that is all. इसके अलावा जो चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा that is basic science. अब देखिए बेसिक साइंस मेरे तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड हो सकता है। बट बेसिक साइंस जो है मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट आपको कि ये वाला चैप्टर जो है इट विल डिपेंड, ये डिपेंड्स ऑन द आइडियाज कि आपके अंदर उसके बारे में कितना नॉलेज है। ओके, अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे इट हैज़ नो एंड। ओके, इट हैज़ नो सर्टेन सिलेबस। सो बेसिक साइंस से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी। if you have the IFS life science book you will have a guidance। अगर if you have a IFS aptitude book अगर आपके पास है जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSI नेट तो वो बुक देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एनीवे, फर्स्ट यू आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। जस्ट 1 minute स्टूडेंट। Thank you so much. Today got some problem with the air condition, but the thing is that you just tell me if you have any question first, then we will move to the things which I want to convey you. बट पहले आप बताइए आपके तरफ से। आज तो मैं आपकी बात सुनूंगा पहले, देन मैं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द टॉपिक्स जो आपको पढ़ना चाहिए था स्टूडेंट। इसके बाद जो दिक्कत होता है, जो पढ़ाई किया है हमने, आई विल जस्ट टेल यू वंस कि क्या क्या पढ़ाई किया है हमने इन 20 days में, 20 lectures पे। जो चीज़ आपको काम पे लगेगा। मानिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो जो पहले से क्लास अटेंड नहीं किए हो, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है। सो वंस आई गो थ्रू द टॉपिक्स तो आपको देखकर समझ में भी आ जाएगा कि कैसे कैसे कि क्या करना है। ठीक है, कल के टॉपिक पे एक क्वेश्चन करा दो सर। पीयूष ने बताया कल के टॉपिक पे एक क्वेश्चन करा दो, फिर तो डीपीपी में जाना पड़ेगा। तो आप में से कोई बताइए कि कल का डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व किया, कोई दिक्कत हुआ तो वही क्वेश्चंस लेते हैं। सो पहले बताइए किसी को किसी भी डीपीपी में किसी भी क्वेश्चंस में थोड़ा भी दिक्कत हुआ है तो बताइए। Hello, sir. हेलो प्रीति, हाउ आर यू? I'm fine, sir. You? या आई एम गुड, बताइए। सर डीपीपी लास्ट का जो 20 का था उसका थर्ड क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, उसे थोड़ा देख डीपीपी लीजिएगा। 20 का कौन सा क्वेश्चन? सर 20 का थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, डीपीपी का। जस्ट 1 minute। ओके, डीपीपी 20 का थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग अ क्वेश्चन व्हिच वी हैव। जो चीज़ हम करके आए हैं इन दिस होल कोर्स वी हैव सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम टुगेदर, राइट? तो यही चीज़ बार बार बता रहा हूँ आपको कि जनरल एप्टीट्यूड में यही चीज़ आपको करना चाहिए, यही होगा आपका प्रिपरेशन। नाउ द एवरेज, ये क्वेश्चन ट्राई करो, हर एक स्टूडेंट को ट्राई करना होगा। द एवरेज रेनफॉल, दिस इज दिस वन प्रीति, राइट? यस सर। Okay. Given place during the 3 year period of 2003 to 2003 to 2005, it was not that difficult प्रीति। थोड़ा सा आप सोचो, आपको भी आ जाएगा। अभी मैं क्लू देता हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द, सर लॉजिक नहीं मिल रहा था, ठीक है मतलब अभी मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। सॉल्व हो जाए, लॉजिक नहीं सही है लग रहा है। ओके, 2002 to 2004 the average rainfall was 63 centimeter।
the actual rainfall during 2005 was 60 centimeter. What was the rainfall in 2002? Option 1 55. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार सोचिए, अच्छा लगेगा आपको भी। CSIR नेट का क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। 54 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन 4 53 सेंटीमीटर। प्लीज थिंक अबाउट इट स्टूडेंट, नॉट सो डिफिकल्ट, प्लीज थिंक अबाउट इट, नॉट सो डिफिकल्ट, और बताइए क्या आंसर होगा। ओके, सो प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप यू कैन रीड इट प्रॉपरली नाउ। ओके, मुझे हाइड करने के बाद आप रीड कर सकते हो, राइट? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बताइए। सो सतीश ने बताया 60। तो देखो ये लॉजिक थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आई होप यू कैन रीड द क्वेश्चन। द एवरेज रेनफॉल ओवर अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग द 3-year period of 2003 to 2005 was 65 centimeter. During the 3-year period, that is 2002 to 2004, the average rainfall was 63 centimeter. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एवरेज और मीन का आइडिया तो आपके पास है, इट्स वेरी इजी। सतीश ने बताया 54 सेकेंड टाइम, एवरीबडी शुड ट्राई। तो देखो पहले 3 ईयर मतलब 2003 2005 2004, सो 2003 वाला ईयर पे जितना रेनफॉल हुआ है प्लस 2004 पे जितना रेनफॉल हुआ है प्लस 2005 में जितना रेनफॉल हुआ है। आई एम नॉट राइटिंग द ईयर, आई एम राइटिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एवरी ईयर। ठीक है, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये द रेनफॉल का अमाउंट। नाउ द एवरेज ऑफ दिस, दैट मीन्स दैट डिवाइडेड बाई 3 शुड बी इक्वल हाउ मच? देखो 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 इंटू 65, यानी कि 195 सेंटीमीटर। Now the thing is, it's not needed that you need to write always x plus y plus z. अगर आप नॉर्मली भी सोचोगे आपको आ जाएगा समझ में। 2003, 2004, 2005 के बारे में बात चल रहा है स्टूडेंट। नाउ सेकेंड लाइन इज सेइंग ड्यूरिंग द 3-year पीरियड 2002 to 2004। तो मतलब अगर आप सोचोगे दैट विल बी 2002 प्लस 2003 प्लस 2004। ठीक है ना? तो देखो इसके बीच में ये तीनों, इसका अगर कुछ वैल्यू ले लेते हो, देखो 2003 एंड 2004 ये दो आपको पता है, दैट इज एक्स एंड वाई। इसको कुछ ले लो आप, मान लीजिए ए है। ठीक है, इन तीनों का एवरेज दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 3 शुड बी इक्वल हाउ मच? शुड बी इक्वल, आप देख सकते हो 63 सेंटीमीटर। सो फिर से देखिए क्या आ गया है, ए प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखना है, बार बार बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। इट विल बी मच इजियर विदाउट राइटिंग। 189। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बात है, 2003, 2004 एंड 2005 ये तीनों आपके पास है, और यहाँ पे 2002, 2003 एंड 2004 का तीनों का सम है।
अब देखो क्या गिवन है यहाँ पे, द एवरेज रेनफॉल वाज सॉरी द एक्चुअल रेनफॉल ड्यूरिंग 2005 वाज 60 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा बात है, देखो प्रीति आपको भी समझ में आ गया, 2005 का 60 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब जेट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा, सॉरी एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 195 माइनस 60, समझ में आया ना, सिंपल सा बात है, 2005 गिवन है तो यहाँ पे आपको 2003 प्लस 2004 मिल जाएगा। So 195 minus 60 that will be 135. Once you have this, now the rest of the things are very easy. X plus y you have this, so now क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि a x plus y आपके पास है, तो a आपको ढूंढना है 189 माइनस 135, so that means how much, तो देख सकते हो स्टूडेंट 54 सेंटीमीटर। तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था प्रीति, बताइए प्रीति। तो नो एवरेज, सर, पर लॉजिक नहीं मिल रहा था, आंसर तो आ जा रहा था पर लॉजिक नहीं था मेरे ओके पास। अब समझ में आ गया ना आपको, ओह हाँ सर, बहुत क्लियर। खूब बहुत खूब। थैंक यू तो सर। 54 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। एनी मोर क्वेश्चंस? टुडे वी कैन हैव अ टॉक अबाउट एनी टॉपिक, ओके, बट बिफोर दैट अगर कल का डीपीपी का कुछ प्रॉब्लम है पहले वो बताइए, देन विल मूव टू द टॉपिक। Any questions regarding the examination, regarding things, since this is the last lecture today students, so if you have any query please ask me now, anything, okay, today we have time, we have completed the topic, so basically today's class if you have any doubt regarding exam, yes रत्ना बताइए। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रत्ना, बताइए आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़, वाह, एंड व्हाट इज योर सब्जेक्ट? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, वेरी गुड, बताइए। वो सर लेक्चर नंबर 15 के बाद मेरे में रिकॉर्डेड सेशन में लेक्चर्स नहीं है। अच्छा, आप कौन सी बैच से हो? मैं 5 जुलाई बैच से। 5 जुलाई, लेक्चर यस 15 सर। के बाद आपके पास लेक्चर नहीं है, जस्ट 5 जुलाई। आपका कुछ वो है स्टूडेंट आईडी ऐसा कुछ? ये ऐसा तो नहीं है सर। एक स्टूडेंट आईडी होता है ना, आपको पता होता है, रत्ना दुबे 5 जुलाई लाइफ साइंस। यस सर। ओके, 5 जुलाई बेस्ट, ये सहन है, ग्रेट, थैंक यू सो मच रत्ना। मैं अभी डाल रहा हूँ आपका जो भी क्वेरी है। ओके सर, थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। एनी मोर थिंग, एनीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन? Yes Ratna, thank you so much, you can mute yourself. So students बताइए, so that was the first question. उसके बाद आप बताइए if you have any queries, if you have any doubts. First I will take your queries, then I will move to the topic. चलिए पीयूष बताइए if you have any doubts, if you have any queries. So basically students देखो from where we have started, सर एग्जाम रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो सबसे ज्यादा हाँ वो मोस्ट मैं बताऊंगा, इम्पोर्टेंट हो। थ्रू आउट द सिलेबस जो चीज़ें हमने पढ़ाई किया है उसके ऊपर मैं बातें करूंगा, लेकिन उसके वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? पीयूष आपका कोई क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो।
सर अभी तो नहीं प्रैक्टिस की हुई कुछ। पीयूष ऐसा नहीं करने का है, पीयूष रेगुलरली करने का है। यू कैन सी एप्टीट्यूड में अगर 20 लेक्चर्स मान के चलो, 20 लेक्चर्स हैं, उनमें डीपीपी है 100 क्वेश्चंस टोटल। तो हर दिन का लेक्चर करके आपको सॉल्व करना है। अगर आप एक दिन मतलब बाद भी करते हो तो 42 डेज चला जाते हैं। ओके, तो अगर वीक में आप एक दिन एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर 2 घंटा देते हो आप, मतलब देखिए हर एक लेक्चर 2 घंटे का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। हर एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो अगर आपको ये पूरा चीज़ एज पर वी हैव लर्न ऐसे सीखना है तो आपको 40 आवर्स तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ देखने को। अब 40 आवर्स का लेक्चर अगर आप बाद में देख रहे हो, आई एम क्वाइट श्योर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, और कोई कोई लेक्चर्स तो 2.5 आवर का है। सर एक कभी डाउट सेशन रख दो 1 आवर का। पीजूस तो आज ही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको पढ़ाई कर लेना चाहिए था। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है ऑफकोर्स आप पूछोगे, बट लाइव क्लास का यही तो मीनिंग है। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है आपके लिए। एनीवे तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में। जो भी कोर्स हुआ है स्टूडेंट, ऑल द लेक्चर्स वेर मिनिमम ऑफ 2 आवर्स, 2.5 आवर्स का भी हुआ है। अब मान लीजिए अगर आप कैलकुलेट करोगे 40 to 45 आवर्स का लेक्चर्स है। इसी चीज़ को अगर आप देखने जाओगे, आप देखना चीज़ों को समझ कर खुद जैसा लिख कर पढ़ने के लिए 2 घंटे का लेक्चर करीबन 3 घंटे में चला जाता है। तो 3 घंटे में हर एक दिन का टॉपिक आपके अंदर घुसेगा, आप उसको एक्यूमुलेट कर सकोगे। उसके बाद आपको जो करना होगा PYQ प्रैक्टिस। अब PYQ प्रैक्टिस पे मान लीजिए हर एक चैप्टर, जैसे 19 चैप्टर्स अगर आप देखोगे IFS का बुक में है, लेकिन लाइक द वे वी हैव स्टडीड आप 20 लेक्चर्स मान के चलो। तो ये 20 लेक्चर्स के ऊपर बेस करके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, मान लीजिए हर दिन 10 PYQ क्वेश्चंस, मतलब हर टॉपिक के ऊपर 10 PYQ क्वेश्चंस अगर आप करते हो, मिनिमम 10, उससे भी ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं तो बताता हूँ PYQ अगर सॉल्व कर पाते हो लास्ट 5 ईयर्स का ऑल टॉपिक का तो बेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ लास्ट 5 ईयर्स का आप करते हो, अब देखना कोई कोई चैप्टर जैसा डेटा एनालिसिस जो है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है, इसमें बहुत क्वेश्चंस है। मिनिमम हर साल में 4 to 5 क्वेश्चंस है, मतलब 5 ईयर्स पे आपके पास 25 to 30 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करो, 25 to 30 क्वेश्चन होगा। अगर आप 20 क्वेश्चंस भी PYQ करना चाहते हो, अगर आप 20 क्वेश्चंस भी PYQ करना चाहते हो तो आपके लिए क्वेश्चंस बनेगा 400। ठीक है, 400 PYQ, 100 आपका ये DPP में भी बहुत ही PYQ है, मतलब कॉमन मिलेगा आपको, तो वो एक अच्छा चीज़ है। लेकिन ये 500 क्वेश्चंस अगर तो हर क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर एक लेक्चर के पीछे आपको 2 घंटा पढ़ने के लिए समझ कर पढ़ने के लिए टोटल लग गया 3 घंटा। अब 3 घंटे के बाद आप मान लीजिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 घंटा, मतलब 5 आवर्स, 5 into 20, 100 आवर्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब 100 आवर्स आप कैसे इन्वेस्ट करोगे ये आपके बात है। अगर आप 5 आवर्स करके देते हो एक वीक में, आप देखो कितना वीक लगेगा आपको, 20 वीक्स। 20 वीक्स मतलब 5 मंथ्स। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेट करके पढ़ाई करो तो एटलीस्ट आपके अंदर एक सेंस होता है। ऐसे हर वक्त मैथ करना होगा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन खुद के अंदर एक सेंस होता है कि कितना टाइम लग सकता है, वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप पूरा कोर्स कर चुके हो, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। आई कैन एश्योर यू, आप कोई भी अब लेवल पे रहो, इस कोर्स को अच्छे से करने के बाद 10 to 12 क्वेश्चन का जो टारगेट दिया है मैं, सबको 7 to 12 आ जाएगा। अगर आपका एप्टीट्यूड बराबर चल रहा है तो 10 to 12 क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे इजीली। ओके, सो दैट इज नॉट आवर टारगेट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, जस्ट 1 minute स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। सो देखो ये हमारा टारगेट कभी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस पे मत जाइए। 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। 20 जो है लेक्चर्स है, इसमें हम देख सकते हैं करीबन 100 आवर्स का एक प्रिपरेशन है आपका। इस 100 आवर प्रिपरेशन जो लेते हो आप, तो एक बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन होता है जिससे आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेकेंड बात चला आता है टाइम। नाउ यू नीड टू थिंक, पहले ग्रुप बी करना है, उसके बाद ग्रुप है या ग्रुप सी करना है। इसके बारे में मैं स्टूडेंट से ही थोड़ा सा पूछ लेता हूँ।
ठीक है. Anybody, I'd like to ask first Naresh. Okay, Naresh, are you there? Naresh, आप हो आज? Naresh Kumar, are you there? Yes, Naresh, can you unmute yourself? Can you unmute Yes, yourself? sir. Yes, Naresh. So पहले आप बताइए आपने कितने बार CSIR नेट दे चुके हो, मतलब हैव यू अपियर्ड फॉर CSIR नेट एवर? Yes, sir. ओके, तो उसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या था, कितने बार दे चुके हो आप? हेलो. Usually for aptitude, I just prepare like a week before the exam, revise all the problems. No, I'm For not my talking about previous exam, preparation. I I'm didn't talking have about any problem. strategy. I'm talking about strategy at the time of exam. Sequence of questions means पहले group B, are you gonna attend first group B, then group A, then group C? How you are doing it? That I'm asking you. Usually I just start with group B and I go in A, B, and C. I don't go C, B, A or anything. First, I attempt aptitude. Okay. Aptitude, I took around 40 to 45 minutes. It was long, but I had to reduce it. That's my plan for the upcoming exams. Other than that, B and C, 2:3 ratio. Like, for example, I took around 40 to 45 minutes for part B, and part C was around 1 hour, something like that. Okay. Most So time was allotted to part C, whereas part A took the least time, but still I have to reduce it even more for the upcoming exams. part A, how much you can attend? I actually attempted 15 out of 15. Like, since it was 20 questions, 15 necessary, I attempted 15. अच्छा, you attempted 15 and what was the score? I आपने got analysis 2 किया wrong and कुछ? I got 13 correct. How much incorrect? 2 incorrect and 13 correct. Oh wow, that was a great performance that you have managed to solve 15 questions in 45 minutes. Okay, let's listen from somebody else so we can understand the difference. So anybody wants to share your experience with the examination? Aptitude क्या कैसे करते हो आप? Which one you attempt first, then what happened with you? So okay, what about Komal? Komal, what about you? कोमल इंगले, आपने क्या किया था? What was your experience? कोमल, आप हो यहाँ पे? Can you unmute yourself? Can you unmute yourself? Not given yet. Okay, okay. Priyanka Chaudhary, are you there? Priyanka Chaudhary, are you there? Priyanka Chaudhary, are you there? तो देखो, जो आइडियलिस्टिक सिचुएशन नरेश ने बताया वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, लेकिन द मेन थिंग इज आपको आपके जैसा देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 40 मिनट्स ज़्यादा है या 40 मिनट्स के ऊपर चला गया, तो आपको आपके जैसा देखना पड़ेगा कि एप्टीट्यूड आप कितने टाइम लेते हो. देखो, ऐसा हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हर स्टूडेंट के लिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी, एज पर दैट आपको कंपेयर करना ही नहीं है. मे बी नरेश इज सॉल्विंग 13 क्वेश्चन इन 40-45 मिनट्स. You no need to solve that much. You need to understand your own capability. As per that you need to act. ठीक है, ये डिफरेंसेस होने के बाद भी देखना CSIR नेट में बहुत अच्छा रैंक आते हैं. एज पर योर स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर स्ट्रैटेजी. ऐसा मत जाइए कि सोचा ही नहीं, एग्जाम में चला गया आप, उसके बाद आप बी कोई कर रहे हो, बी करने के बाद ऐसे ही आपको लगा चलो कुछ ए कर लेते, उसके बाद बी पे आए हो, फिर सी पे जा रहे हो. ऐसा होना नहीं चाहिए. मोस्ट साइंटिफिक वे मुझे जो लगता है, एज पर माई एक्सपीरियंस, पहले पार्ट बी करो, उसके बाद पार्ट ए पे आओ, उसके बाद सी पे जाओ. ठीक है, क्योंकि पार्ट बी जो है आपको
आपको तो पता ही है, देखकर ही आंसर कर सकते हो आप, राइट। नॉन फैक्ट्स के ऊपर है, फैक्ट बेस्ड होता है, ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होता है। उसके बाद अगर आप पार्ट ए में आके थोड़ा सोच लेते हो, थोड़ा वार्म अप भी हो जाते हैं, और पहले ही मतलब अगर आप पार्ट ए शुरू करोगे, आपका ब्रेन देखिए पहले गैप रहता है, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, सुबह से प्रिपरेशन होता है, थोड़ा टेंस रहते हो, ये चीज़ होता है। अब आप जाके क्या हो जाएगा, पहले ही आपका ब्रेन उस लेवल पे एक्टिव नहीं होगा जिसमें आप उसको सोचने के लिए तैयार कर सको। अब जाके आपने पार्ट ए शुरू करोगे तो सिंपल सा बात है, इट विल टेक मोर टाइम। नरेश ने अगर पार्ट ए शुरू करके उसको 40 to 45 मिनट्स पे खत्म किया, पहले वो करके, आई कैन एश्योर यू नरेश, यू जस्ट चेंज योर स्ट्रेटेजी अ लिटिल बिट। आप पार्ट भी पहले करो, उसके बाद पार्ट ए पे जाओ, ऐसे एग्जाम दो पहले, ऐसा नहीं कि मैंने बताया और आप कर दिया डायरेक्ट एग्जाम पे जाके। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ये चीज़ टेस्ट करो कि क्या हो रहा है। पार्ट बी पहले आप दे दो, पार्ट बी देने के बाद पार्ट बी में क्या है, आपको पास जो नॉलेज है, आपको जो यादें है, उससे आप कलेक्ट करके कर सकते हो अच्छे से। पहले वो पोर्शन कर लीजिए, उसके बाद पार्ट ए पे आ जाइए। अब पार्ट ए पे आके जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उधर पे सोचने वाला जो चीज़ें हैं आप सोच सकते हो। बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, नो फॉर्मूला नथिंग। आपने देखा ये 20 चैप्टर्स का जो पढ़ाई हम लोगों ने किया, इसका मेन बात एक ही था कि सोच कर करना पड़ेगा। हाँ, उसमें बहुत शॉर्टकट्स है, बहुत अच्छे तरीक़ा से बहुत स्टूडेंट ने सॉल्व किया। हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से कितना अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो अलग बात है, एग्जाम में हर टाइम वैसे क्लिक नहीं करते हैं। तो आपको नॉर्मल वे पे ही, नॉर्मल सोच के ही कि कितने जल्दी से, एंड 2-3 क्वेश्चंस आप देखना क्लिक हो जाएगा, लेकिन 13 क्वेश्चंस क्लिक नहीं होगा। बाकी 10 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा मेहनत करके। तो 2 क्वेश्चंस क्लिक हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए टाइम सच दैट कम लगे, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा जो है आपका ब्रेन चालू रहना चाहिए उस टाइम पे। तो पहले अगर पार्ट भी करते हो, एक सिचुएशन आता है कि आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद आप पार्ट भी करके देर, मान लीजिए कि आपने पार्ट बी जो है वो करने के लिए 50 मिनट्स लगाया, उसके बाद 40 मिनट्स पे ये निपटा दिया, तो आपके पास 1.5 आवर हो जाएगा पार्ट सी के लिए। सो दैट यू नीड टू डिजाइन, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस हैज ए इंटीग्रल पार्ट इन योर CSIR नेट एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये टाइम का जो चीज़ है। सर हाउ दे इवेलुएट व्हेन समवन सॉल्व्स मोर देन 15? शुभो ने बताया, शुभो फर्स्ट 15 they are gonna take, okay? If you are just marking more than 15, they are gonna count the first 15, okay? Else the other things, maybe आपने ऐसा किया 18 क्वेश्चंस करके आए हो या 20 क्वेश्चंस करके आए हो, उसमें पहला 15 क्वेश्चन में 10 करेक्ट हुआ, लास्ट 5 करेक्ट हो गया, तो आपका टोटल 15 करेक्ट है, लेकिन वो ऐसा काउंट नहीं होगा। आपका 10 क्वेश्चन करेक्ट होगा, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया शुभम? कितना टाइम में होना चाहिए एप्टीट्यूड सेट? कोमल, इट डिपेंड्स हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू अटेंड, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू अटेंड। देखिए नरेश ने जो चीज़ बताया, ये चीज़ मैं इसीलिए पूछा था, अगर आप लोग आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हो, आपके दोस्त के साथ शेयर करते हो, तो विल हैव ए आइडिया। एनीबडी, आई कैन सी मयूषिका, आपने CSIR नेट अपीयर किया कभी भी? हैव यू अपीयर्ड फॉर CSIR नेट एवर? सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा CSIR नेट एग्जाम के लिए, लेकिन मैं वो मॉक टेस्ट में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करती रहती हूँ। मतलब मैंने जब पार्ट बी देन ए और सी किया, तब मेरा स्कोर तब ठीक था। देन नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे फिर से अटेम्प्ट किया कि मैंने पार्ट ए बी ऐसे सीरियली गई, तो पार्ट सी के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला था। तो वो डिपेंड भी करता है कौन सा सब्जेक्ट का हम लोग का लाइफ साइंस का एग्जाम होता है, सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर पूरा थियोरिटिकल होता है तो इजी होता है, लेकिन अगर बायोकेमिस्ट्री वो सबका कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, CSIR नेट का मेन फंडा है पार्ट सी, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं मैथ से हूँ, मेरा भी जो सब्जेक्ट है पार्ट सी इज द मेन थिंग। सबको पता है इतना ज़्यादा मार्क्स रहता है और उसमें गलतियाँ सबसे ज़्यादा होता है। 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 3 ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली में, लेकिन मान लीजिए 2 ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है? और दूसरा चीज़ है, कभी कभार लगता है आपके सब्जेक्ट में भी शायद वही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट मयूषिका? इन लाइफ साइंस डू यू हैव नेगेटिव मार्क्स? यस सर, नेगेटिव मार्किंग तो है। नहीं, पार्ट सी में। हाँ, पार्ट सी में भी तो है।
आर यू श्योर? हाँ सर, अच्छा, जीके लाइफ तो साइंस में होता है फिर, लेकिन मैथ्स में नहीं होता है पार्ट सी। मैथ्स में जब तक मैं दिया था तब तक तो नहीं था। शुभ, व्हाट अबाउट फिजिक्स? डू यू हैव नेगेटिव मार्क्स इन पार्ट सी? इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट 20 आंसर करके आते हैं, सोचते हैं बहुत अटेंड कर लिया CSIR नेट में। विजन लाइक ने बताया नेगेटिव मार्किंग है, ओके, सो आई डोंट नो, यस आपका भी नेगेटिव मार्किंग है, ओके, सो ओके, यस एवरीबडी इज सेइंग यस। सो जो पार्ट सी में ही मेन बात होता है स्टूडेंट, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से करना है। नहीं, IIT जैम तो अलग बात है, लेकिन CSIR नेट का ही बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट सी में जो बहुत आपको 25, हाँ 25 क्वेश्चंस करना हो, 20 क्वेश्चंस करना होता है, वहाँ पे नहीं रहता था। एनीवे, सो द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, देखो ये बात है, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ लेना चाहिए टाइम के बारे में। देखिए मायुषिका ने भी बताया, पहले पार्ट भी, उसके बाद पार्ट ए, देन पार्ट सी अगर करोगे आप देखना हेल्प हो रहा है। और जहाँ तक इस कोर्स के बारे में बात किया, आपको 100 आवर्स देना पड़ेगा। अब ये कैसे आप मैनेज करोगे आपके ऊपर है। मान लीजिए 2 मंथ्स में आप कंप्लीट करना चाहते हो इस कोर्स में, हम लोग ने 1 मंथ पे कंप्लीट किया, 21 लेक्चर्स, मोर लेस देन 1 मंथ, 21 डेज पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। और हर दिन आप देख सकते हो कोई स्टूडेंट ने अगर 5 आवर्स का देते हैं तो वो करीबन 100 आवर्स दे चुके हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू। इसके बाद आते हैं टॉपिक वाइज बातें। तो देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, कौन कौन सा चीज़ हमने पढ़ाई किया है अभी तक। तो देखो, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, I hope it will be good if I can share these things with you, this drive link with you, although you have all these things with you, फिर भी स्टूडेंट्स देखिए, मैं अगर टॉपिक वाइज बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं अगर टॉपिक वाइज बताऊंगा, पहले जो बातें हुआ था स्टूडेंट, दैट वाज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ऊपर 2 लेक्चर्स हुआ। आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम जो है, उसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऑफकोर्स जिन लेक्चर्स में मैंने 2 लेक्चर्स लिया, उसका मीनिंग है वो वाला पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका CSIR नेट के लिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया। जिस पोर्शन में एक एक लेक्चर लिया वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। CSIR नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि ये इस एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम में आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे 2-3 चैप्टर्स के अलावा। मान लीजिए ऑब्जर्वेशनल स्किल, लॉजिकल डिडक्शंस, डेटा एनालिसिस एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस का नेचर मैं बता रहा हूँ, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है सारे साल पे कॉमन आता है, बाकी वैरी करता है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप गेट एग्जामिनेशन, गेट पे भी वही बात है, छोड़िए गेट का बात नहीं करेंगे आप, तो CSIR नेट अगर देते हो आप, कभी आप गारंटीड नहीं बता पाओगे कि स्पीड डिस्टेंस टाइम से आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाला एक क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चंस है, मतलब जो मोर देन डूइंग मैथ्स आपको नॉर्मली एग्जाम में देखकर करना होता है, ये क्वेश्चन में बहुत ही फोकस्ड रहता है CSIR नेट। हर ईयर पे इस पोर्शन में अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद देखो जो बात हुआ है मिसिंग सीरीज, मिसिंग सीरीज के बारे में भी आपको बात हुआ है कि कुछ नंबर्स गिवन है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इससे सीरीज से अंडरस्टैंड करना है। इसी चैप्टर में हम लोग ने पढ़ाई किया ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया। तो ये जो सीरीज वाला चैप्टर है, इसमें ये आप सोच सकते हो रैदर देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक लॉजिकल वाला पोर्शन है। इसका जो क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है, वहाँ पे वो मिसिंग नंबर, लेटेस्ट सीरीज, ये सारे चीज़ें आते हैं। लेकिन
और भी एक चीज़ है, अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में नहीं सोचोगे उसको, देखिए ट्रायंगल के बीच में तीनों नंबर्स गिवन है, या फिर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में कुछ नंबर्स का ऑपरेशंस के बीच में कुछ रिलेशनशिप गिवन है, तो उसको अगर आप सीरीज जैसा काउंट करोगे तो वो सीरीज है, अगर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स वाला चीज़ जैसा काउंट करोगे तो वो चीज़ें है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए। सो स्टूडेंट देखिए, ये मुझे बोलने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्या इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रिपरेशन, अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन लेना चाहते हो, ये 20 चैप्टर्स आपको पढ़ना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तब आपको समझ में आएगा, जो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आप देखोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली एप्टीट्यूड होता क्या है। एप्टीट्यूड में आपके खुद के अंदर ही एबिलिटी को नर्चर कर रहे हैं। थ्रू दिस 20 लेक्चर्स आई हैव जस्ट नर्चर्ड दिस एबिलिटी ऑफ योर्स। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, ये प्रिपरेशन खुद लीजिए सच दैट यू विल गेट ए गुड ट्रेनिंग। जैसा आर्मी का होता है, क्रिकेटर्स का होता है, वैसे ही ये 20 लेक्चर्स आपके लिए ट्रेनिंग है स्टूडेंट। ये ट्रेनिंग अच्छे से अगर आप लेते हो, आई एम क्वाइट श्योर कि आपका परफॉर्मेंस पे कुछ चेंजेस आएगा। जो मार्क्स आप लेकर आ रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स लाने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, मैंने बार बार बताया, ये टॉपिक को हमने 2 दिन पढ़ाई किया, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो देखो 1 और 3 जो है बहुत इस पे हमने ध्यान दिया, तो इस पे आपको भी ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। मानिए ये उसको बोला कि ये होगा, जैसे कल एक क्वेश्चन आए थे हमारे पास, विजय लक्ष्मी ने वो क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को, कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके पास अगर मैं जाता हूँ तो गोल्ड कॉइन्स मुझे देना है। ये सारे क्वेश्चंस आ जाता है लॉजिकल डिडक्शन में, और ये क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही बढ़िया आते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आपको इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए द ऑल यू नीड टू डू, जो पहला ईयर्स का क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इफ यू हैव द IFS जनरल एप्टीट्यूड बुक, बहुत ही अच्छे से प्रिसाइसली गिवन है, तो वो चीज़ें करना है। लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन करने का कुछ तौर तरीका होता है, ऐसा नहीं फॉर्मूला जैसा, लेकिन लॉजिकल डिडक्शन करने का कुछ तौर तरीका होता है। जैसे मानिए कल का क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा था विजय लक्ष्मी ने, मेरा एक गेस आया था कि 5:2:2:1 रेशियो में आएगा, तो सारे कॉइन जो है, सारे जो ग्राम्स है वो एक्सप्रेस कर सकते हो आप। तो ये चीज़ एक नॉलेज था जो अगर मेरे पास उस टाइम पे नहीं क्लिक होता तो कभी भी मैं लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। देन वन ऑफ द स्टूडेंट, द नेम इज ऋषिराज, राइट, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऋषिराज, बट इट ऋषिराज ने बताया, अच्छा ऋषिराज ने बताया कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखो वो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में 90% ऑफ टाइम ये क्वेश्चन क्लिक नहीं होता है, तो हमको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आपके प्रिपरेशन ये ऐसा अच्छा लेना है कि अगर मतलब बहुत अच्छा डिलीवरी भी आ जाएगा, उस पर विकेट ना गिरे, मतलब उसमें भी 4-6 आप मार सको, इतना हो सके, बट आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम पे जाके उस टाइम पे इस जैसा क्वेश्चंस क्लिक करेगा, ये आप गारंटी नहीं कर सकते हो। तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में करके आते हो, या फिर एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज बन जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, मुझ में अंदर एबिलिटी है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये चीज़ें मत करो। एग्जाम में मार्क्स लेकर लाते हैं आपका वो मेहनत वाला चीज़ है, जिसमें आप मेहनत कर चुके हो, जो क्वेश्चंस आप मेहनत करके करोगे, बहुत कम क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट। आप बताइए ना, आपके पार्ट में भी जो सब्जेक्ट वाइज पार्ट है उसमें भी मेहनत वाला पोर्शन के लिए भी आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा। अगर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम जिसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पढ़ाई नहीं करके भी बहुत अच्छा रैंक लेकर चला आते। आई हैव सीन पीपल जो MSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी उसका नेट में 14 रैंक आया है मैथमेटिक्स में, बट दैट पर्सन हैज सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और उसका मैथ्स का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, रेगुलरली वो अच्छे से पढ़ाई किया था। ओके, सो जो चीज़ है आपको वो मेहनत वाला चीज़ें ही आपका मार्क्स लेकर लाएगा।
तो डू नॉट फोकस ऑन द थिंग्स, या सोचिए मत जो क्वेश्चंस ये कैसे हम सोच पाएंगे। मानिए बहुत डिफिकल्ट एक क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व किया और आप सोच रहे हो ये एग्जाम के टाइम पे कैसे सोच पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप करते जाइए, आप देखना एक इफेक्ट आएगा, जो मेहनत आप कर रहे हो वो एक रंग लाएगा। हर वक्त पॉसिबल नहीं है वो जैसा क्वेश्चंस दिमाग लगाकर अच्छे से एग्जाम में क्लिक करना। बहुत 10% क्वेश्चंस ऐसे आप करके आओगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल जो ट्रेनिंग हुआ है आपका उसके ऊपर से ही आपको निकलना होगा। एनीवे, लॉजिकल डिडक्शन के बाद जो चीज़ें किया है हमने वो बहुत ही ईजी है, दैट इज़ फाइंडिंग द एक्स स्टूडेंट। फाइंडिंग द एक्स चैप्टर पे हम लोगों ने देखा है कि एक पर्टिकुलर जैसा फादर्स का एज, सन्स का एज, ये वाला क्वेश्चन जो होता है, बट दोज क्वेश्चंस डू नॉट एक्सपेक्ट दैट एवरी ईयर दोज आर कमिंग। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस होता है ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। वंस यू सॉल्व द चैप्टर यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ ये क्वेश्चन जब आएगा श्योरली आप करके आओगे, ठीक है। देन द थिंग इज परसेंटेज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परसेंटेज अगर खुद परसेंटेज होकर ना आए, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आता है, लोन, इंटरेस्ट, इसके बाद कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट प्राइस वाला जो चीज़ें होता है, सारी चीज़ें, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो बताया आपने, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन भी परसेंटेज यूज़ करके करना होता है। तो परसेंटेज का आइडिया मैंने जैसे आपको बताया कि डेसिमल से एक्सप्रेस करके अगर आप कर पाते हो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपका एप्टीट्यूड के एग्जाम में, चाहे वो गेट का एप्टीट्यूड हो या फिर CSIR नेट का एप्टीट्यूड हो। एनीवे स्टूडेंट, ठीक है सर, कोई डाउट होगा तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? माधुरी, आपका तो डाउट सेक्शन में आप मुझे पूछोगे तो डायरेक्टली मेरे ऐप में आ जाता है, मेरे पास आ जाता है, ठीक है। एंड यू जस्ट कनेक्ट विद जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक CSIR नेट का ये जनरल एप्टीट्यूड का टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ ज्वाइन इन दैट ग्रुप, ठीक है। आप अगर आपके पास उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है, आई एम प्रोवाइडिंग यू आफ्टर फ्यू टाइम, तो उस ग्रुप पे ज्वाइन कर जाइए। उस ग्रुप में भी मैं हूँ, जनरल एप्टीट्यूड का जितना भी डाउट्स है आप वहाँ से आप पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली डाउट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसका भी 2 लेक्चर्स हम लोगों ने लिया, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम, ये भी सिंपल सा एक चैप्टर है, लेकिन डिफरेंटली हम लोगों ने ट्राई किया इसको करने का, ठीक है। डिफरेंटली हम लोगों ने ट्राई किया इसको करने का। तो वर्क एंड टाइम इज अ वेरी कॉमन चैप्टर। हाँ देता हूँ नीतू, जस्ट 1 मिनट, लेट मी फिनिश इट अप। वर्क एंड टाइम जो है वो गेट एप्टीट्यूड में भी कॉमन है, अगर CSIR नेट पे करते हो वो चीज़ सबको फायदा गेट में भी मिलता है। जितना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला जितना पोर्शन है, दोस आर कॉमन, वेदर इज परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, सारी चीज़ गेट पे भी कॉमन है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलेंडर, ये मतलब CSIR नेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, दूसरे एग्जामों में नहीं आते हैं स्टूडेंट, लेकिन CSIR नेट जो है ये कैलेंडर में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता है, दिलचस्पी दिखाता है। लाइक द वे वी हैव स्टडीड, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, आपके लिए ये इजी बन चुके हैं, राइट? येस और नो कमेंट करके बताइए कि ये जो कैलेंडर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑड डेज के बारे में आपको पता है, कैसे निकालना है एक पर्टिकुलर डे, अगर कभी भी पूछेगा कोई आप बता सकते हो कि वो डे क्या है, राइट? उसके अलावा भी ऐसे हम लोगों ने पढ़ाई की, आई एम क्वाइट श्योर कि ये चैप्टर भी आपके पास बहुत ही ईजी बन गया है आपको। अब देखो इसके बाद जो बता रहा था मैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन जो है CSIR नेट, मैंने बार बार बता चुका हूँ स्टूडेंट, CSIR नेट अम्यूज करता है हम लोगों को, क्वेश्चन का तरीका जो है बहुत ही क्रिएटिव होता है, ठीक है? आप देखना गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, सारे गेट का भी बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन सेट के साथ फिर भी अब कोई सिमिलैरिटीज मतलब जो कॉमन चैप्टर्स है उसमें सिमिलैरिटीज रहता है, बट CSIR नेट में बहुत ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब दूसरे एग्जाम से कोई उसका ताल्लुकात नहीं है, एकदम ही डिफरेंट है, बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत ही एक सिंपल चैप्टर है। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक बात है, कुछ आपके पास पाई चार्ट्स बताइए, कुछ पिक्चर्स बताइए, कुछ ग्राफ बताइए, कुछ देखकर कुछ डेटा इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे उसमें क्या करना होता है, बाकी सब बेसिक सेंस है, 6 to 10 मैथ्स वाला जो सेंस है वही आपको काम पे लगाना होता है। तो इसके बैकग्राउंड में आपको आंसर निकालने के लिए जो चीज़ यूज़ करना होगा वहाँ पे आ जाता है परसेंटेज, रेशियो एंड ऑल दिस थिंग्स,
सिंपल कंपेरिजन बिटवीन डेटाज, ये सारी चीज़ें करना होता है. आई हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. 2-4 घंटा वी हैव इन्वेस्टेड टुगेदर, नॉट मी ओनली, all the students they have contributed. So please watch and try to understand what you need to study. Now most importantly student, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद ब्लाइंडली हमको फॉलो नहीं करना है. हम भी बार बार बता चुके हो आपको कि आपको क्या करना है, चीज़ों को देखकर समझना है. हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये खुद के दिमाग पे सेटअप होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है. बार बार थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू 20 लेक्चर्स आई हैव ट्राइड टू कन्वे दिस मैसेज कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ओके, नॉट ओनली जस्ट कंटेंट, नॉट ओनली दिस, आपको कैच करना है कि CSI ने जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ सकता हूँ मैं, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम एग्जाम में करने के लिए लगेगा. ये चीज़ अगर आप कर सकते हो और कितना मार्क्स आने वाला है, तो इतना क्लैरिटी के साथ अगर आपके पास ये क्लियर है, बहुत ही इजी बन जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन. देखना एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम के टाइम पे, और ये एड ऑन मार्क्स बन जाएगा आपके लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने जैसे नरेश ने बताया, अगर उसको मैक्सिमम लिमिट समझते हैं 13 to the 26 -2 क्वेश्चंस, मतलब मान लीजिए और भी 1 मार्क्स चला गया, 25 मार्क्स अगर कोई स्टूडेंट पार्ट ए में लाते हैं, इट्स ए ग्रेट थिंग. वेरी फ्यू परसेंट ऑफ 2%, मतलब बहुत ही कम परसेंट, ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ये मार्क्स लेकर आते हैं पार्ट ए में. ज़्यादातर स्टूडेंट का मार्क्स जो है आप देखना बहुत ही कम रहता है. ठीक है, 20 क्रॉस करना तो बहुत ही, मतलब बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं. 10 to the 20, ये जो मतलब आप तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही कम होता है. ठीक है, सो एनीवे स्टूडेंट्स, सो नाउ द थिंग इज दैट, यहाँ पे आ जाइए 9 के बाद, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद जो चीज़ आ गया है दैट इज क्लॉक हैंड प्रॉब्लम. अगेन अ ग्रेट थिंग, ये चीज़ भी आपके लिए एकदम ही क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स. देखिए आपको मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला भी गिवन कर दिया आपको एंगल, उसके बीच में एंगल निकालने के लिए. लेकिन CSI नेट में मैंने जैसे बताया आपको बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहा है कभी कभार, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज भी नहीं लगाना होता है. तो समझ कर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ कर पढ़ना होगा. ये क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स, कैलेंडर, जितना चैप्टर्स में बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा स्टूडेंट, नहीं तो मुश्किल. क्योंकि CSI नेट में ऐसा बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभार कि आपको कंसेप्ट से करना होता है, कुछ भी फॉर्मूलास नहीं लगेगा, नॉर्मल काउंटिंग और आपका खुद का सेंस से करना होगा. और ये सारे चैप्टर्स में बार बार बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट, लॉजिकल डिडक्शन, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स, कैलेंडर, ये जस्ट CSI नेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. ओके, सो प्लीज ट्राई नॉट टू अवॉइड दिस चैप्टर्स. जैसे हम लोगों ने पढ़ाई किया, आई एम क्वाइट श्योर आपको समझ में आएगा. अगर कोई समझ में नहीं आता है, कुछ मुश्किल है, ज़रूर पूछिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर करना है. ठीक है, उसके बाद देखो ज्योमेट्री ऑफ शेप्स, सॉरी, क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स के बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिकल है, एंड प्रोबेबिलिटी. अगर इस दो चैप्टर्स को आप एक साथ देखते हो तो ये दोनों में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आएगा ही. ठीक है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ काउंटिंग आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वेदर इट विल बी रिलेटेड टू probability, the tail can be reach up to probability, or it can be only a counting problem like permutation combinations वाला नॉर्मल क्वेश्चन. बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जो आपको सोच कर करना पड़ेगा. बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि NCR NPR का फॉर्मूला लगाकर ही आएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके जाइए, उतना ही काफ़ी है. अब अगर बहुत डिफिकल्ट दे देता है, क्लिक नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 20 क्वेश्चन है, नो नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. इफ़ यू कैन मेक 10 करेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 10 करेक्ट क्वेश्चन आप कर पाते हो ना, 20 मार्क्स का जो चीज़ है, 20 मार्क्स आप क्रॉस कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में, आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है. बिलीव मी, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग. आपका टारगेट होना चाहिए, सबका टारगेट होना चाहिए 20 के ऊपर मार्क्स आ रहा है. अगर 20 के ऊपर मार्क्स आते हैं तो बताइए आपका लाइफ साइंस का लास्ट ईयर पे कट ऑफ क्या था, कोई बताइए मुझे. मधुरी, आर यू देयर?
माधुरी आर यू देयर? रूनी पंडा, अब बताइए आपका कट ऑफ कितना था? लाइफ साइंस में कट ऑफ कितना था बताइए? माधुरी आपका कट ऑफ कितना था? दिव्यज्योति पट्टनायक इज सेइंग, बताइए दिव्यज्योति। $97 फॉर एलएस जनरल, राइट? सो 97 फॉर एलएस जनरल अगर होगा तो 20 मार्क्स स्टूडेंट, 20 मार्क्स। सोचिए जो पार्ट ए में 20 मार्क्स लाता है उसको सिर्फ, अब देखो 97 माइनस 20, यानी कि अब मानिए 100 ही पकड़ लीजिए, उसको सिर्फ 80 मार्क्स लाना है सब्जेक्ट में, 80 मार्क्स लाना है सब्जेक्ट में। अब देखना बहुत स्टूडेंट्स है जो 83 मार्क्स लेकर आया है सब्जेक्ट में, फिर भी CSIR नेट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बाकी 2 + 2 × 2 4 क्वेश्चंस करके आया है पार्ट ए में, यानी कि 87 उसका मार्क्स आया है। और इस रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट रहता है, आई डोंट नो आप में से कोई हो क्या नहीं हो, लेकिन ये जो ये जो रेंज है, इस रेंज में बहुत स्टूडेंट्स रहता है। वो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स कर लेते हैं ना, सबका नेट हो जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड करता नहीं है, उसमें 2 क्वेश्चंस करके आते हैं, फाइनली जाकर 87 मार्क्स आते हैं, 97 नहीं आते। ठीक है ना, ये चीज हुआ है, होता है। वी ऑल्सो फेल्ड लाइक दिस थिंग्स, राइट? सो ये चीज हमारे लाइफ में भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। तो ये चीज ध्यान पे रखो स्टूडेंट, ये चीज अच्छे से कवर अप करना है आपको। ये जो गैप है, आप देखना हर साल आपका सब्जेक्ट वाला नॉलेज जो है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है उसका एक लेवल होता है। सब्जेक्ट नॉलेज जो है उसका एक लेवल होता है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। अब देखना आप पढ़ाई के बाद हर साल आपका एक लेवल रहता है। पार्ट ए में, लेवल ए में, अब देखना आप जितना भी मॉक टेस्ट दो ना, आप जितना भी मॉक टेस्ट दो एक एग्जाम के सामने, आप देखना आपको बहुत ही करीब मार्क्स आ रहा है, मतलब आपका एक लेवल बन चुका है। मान लीजिए वो मार्क्स जो है कुछ 80, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, 85, 80, 85 ये चीज आ रहा है सब्जेक्ट में। अब लेवल बी जो है वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा उसको जो चीज़ है मतलब डाउट भी रहता है कि नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका मार्क्स जो आता है ये 95 से लेकर 105 इसके बीच में अटक, मतलब इसके बीच में अटक रहा है। तो आपका जो सब्जेक्ट लेवल है, और बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, ऐसा कुछ मतलब बहुत स्टूडेंट्स नहीं है जिसका कंस्टेंटली 110 120 के मार्क्स आ रहा है, लेकिन एक जो रेंज है 115 to 120, बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, ये स्टूडेंट का एक लेवल होता है 115 120 अचीव कर रहा है स्टूडेंट। तो आप देखो, कंपेयर मत करो, आपको टारगेट है, आपको एग्जाम निकालना है। डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स, जिनको 115 आ रहा है आने दो, आपको सोचने वाला बात नहीं है। आखिर जाकर दोनों ही रिसर्च करोगे या फिर दोनों ही जॉब करोगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। रिसर्च कंप्लीटली डिफरेंट है, वहाँ पे एबिलिटीज डज नॉट डिपेंड कि नेट पे किसका रैंक अच्छा है वो अच्छा रिसर्च करेगा, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बहुत बिग मतलब बहुत अच्छा रिसर्चर है जिसका नेट में बहुत पीछे रैंक था, लेकिन वो जितना अच्छा रिसर्चर बना कि फास्ट रैंकर भी बन नहीं पाए, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। आपको तो वेंकी का, वन डे आई इफ आई गेट अ स्कोप आई विल टेल यू, वेंकी का नाम तो आपको याद है शायद, वो नोबेल विनर है, नोबेल प्राइज मिला है उसको केमिस्ट्री में, लाइफ साइंस के रिलेटेड ही काम किया है उन्होंने। ठीक है, तो थोड़ा सा सर्च करोगे आप देखना, उसका लैब में एक बंदा है, आई नो दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्सन इज आल्सो फ्रॉम बंगाल एंड दिस स्टूडेंट वाज आल्सो फ्रॉम लाइफ साइंस, अ वेरी बैकडेटेड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं था। CSIR नेट बहुत बार देकर नहीं हुआ। लास्ट साल एलिजिबिलिटी का जो लास्ट साल होता है उस ईयर पे जाके उसको CSIR नेट हुआ है। ठीक है, ये एक दैट पर्सन इज आल्सो ही वाज प्रिपेयरिंग देयर इन कोलकाता। तो उसके बाद उधर ही एक IICB नाम के इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उन्होंने PhD किया, मे बी इन बायोकेमिस्ट्री, बट दैट पर्सन इज ए लैब, उसी लैब पे आप काम करता है जिस लैब पे वेंकी है।
आई होप ऑक्सफोर्ड पे काम करता है वेंकी। तो उस बंदे ने इतना साल उसका नेट नहीं हुआ था, लास्ट ईयर पे उसका नेट हुआ था, लेकिन वो जो रिसर्चर बन गया है उसका कोई भी दोस्त बन नहीं पाए। सो इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, वेदर यू आर गेटिंग 85, whether you are getting 95 to 105, whether you are getting 115 to 120, these 20 marks has a very important role. So please try to understand this and please try to execute this. सिर्फ समझने से नहीं होगा। अब देखना, हम मेहनत नहीं करते हैं, एंड पे जाकर 6 मार्क्स लेके आते हैं पार्ट ए से। दिस इज रियलिटी स्टूडेंट, 6 मार्क्स। जो 20 मार्क्स का बातें हो रहा है और उसको छोड़कर हम 6 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है, उधर पे आप एमसीक्यू करके आ रहे हो, मशीन चेक कर रहा है, कोई नहीं देखेगा आपका बायोलॉजी का सेंस कितना अच्छा है, आपका फिजिक्स का सेंस कितना अच्छा, आपको फिजिक्स कितना, क्वांटम ग्रेविटी कितने अच्छे से समझ में आता है, कोई नहीं देखेगा आपका जो मैथमेटिक्स है, फंक्शनल एनालिसिस कितना अच्छा आता है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है उसमें भी कोई नहीं देखेगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना अच्छा है, ठीक है। हर कोई देखेगा आपका एग्जाम में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो चीज हो जाता है उसके बाद आप देखना कितना डिफरेंसेस हो जाता है, आपको भी देखने को मिलेगा कि तब बुरा लगेगा कभी कभार, कब आपको लगेगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का भी निकल गया है, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी है, आपका क्यों नहीं हुआ है। उसको सब्जेक्ट उतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन उसका सब हो गया है सीएसआई में। तो ये चीजें बुरा लगता है, लेकिन एंड पे जाकर आपको जरूर वैल्यू मिलेगा। इफ यू हैव ए गुड नॉलेज, आई मस्ट से इन दैट लेवल यू मस्ट हैव ए कंक्रीट नॉलेज। आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है उसमें एक बहुत ही बेहतर, आई नो एवरीबडी इज वेरी डेडिकेटेड, आप लोग कितने जुटे हुए हो इसी माहौल पे। ये जो आसपास का माहौल है, इतना कोविड हो चुका है, सीएसआई नेट ऑलरेडी इतना एक बढ़िया एग्जाम है, उसके साथ साथ आपका दोस्त भी शायद दूसरा प्रोफेशनल लाइन पे है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो फिर भी आप सब्जेक्ट लेकर जुटे हो, इसका वन रीजन इज देयर, द रीजन इज यू लव योर सब्जेक्ट। तो ये चीज़ बहुत ही रेयर हो चुके हैं आज के दिन पे, तो आपको वो चीज़ बचा कर रखना है, आपका सब्जेक्ट के लिए जो लव है, क्योंकि इसके बाद पीएचडी जो आने वाला है और भी एक अच्छा मतलब हर्डल्स फुल लाइव है, उसके साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा भी आपको, लेकिन वहाँ पे वही जुटे रह सकता है जिसको सब्जेक्ट में लव है, बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही डेडिकेटेड हो, ओके। तो मैं नहीं बता रहा हूँ हर एक को पीएचडी करना है, बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स विच आई नो, विच आई फेल्ट इन थ्रू आउट माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। सो ये चीज़ आप सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाई करो कि आपको खुद के अंदर एक अच्छा सा प्राउड फील हो, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, बट येस आई नो दिस थिंग एंड दिस नॉलेज हैज़ एनलाइटेड मी, ओके। सो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लाइफ साइंस हो, आपके अंदर ऐसा एक सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस, वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। कहीं पे भी जाओ आप, एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा, तो वही चीज़ आपको हेल्प करेगा, आपका सब्जेक्ट ही आपका फ्रेंड बनेगा। अगर आप सब्जेक्ट को समझ कर पढ़ते हो, हर एक स्टेप आपके लिए क्लियर है। क्लियर नहीं करके एग्जाम के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट। फिर से बता रहा हूँ मैं, क्लियर करना पड़ेगा हर एक आइडिया। CSIR NET is not the last thing in your life. CSIR NET you are gonna crack and you are on a path. So each and every step you are taking, try to confirm कि every step you are taking by understanding, by मेहनत and everything. So अगर every step आप properly लेते हो, I am quite sure आपका जो upcoming days है वो भी बहुत ही happy होने वाला है। So anyway students, those are the topics जो बता रहा हूं मैं। इसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो गया, एंड जियोमेट्री ऑफ शेप्स एंड एवरेज स्टैटिस्टिक्स। जियोमेट्री ऑफ शेप्स, एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड बेसिक साइंस। अब देखिए बेसिक साइंस जो है, बेसिक साइंस क्या पढ़ाओ आपको। बेसिक साइंस में केमिस्ट्री आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, मैथ्स आ सकता है, लॉजिकल पार्ट, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक साइंस जो पार्ट है, ये पार्ट में आपको क्या बताऊं मैं, आपको अलग सा प्रिपरेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉलो दिस पोर्शन। बेसिक साइंस मैंने बता दिया, ऑल यू नीड टू डू, CSIR NET का जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हो,
मान लीजिए आपके पास CSI नेट का क्वेश्चन डाउनलोड है, तो जब आप चेक करोगे आप देखना एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक साइंस के ऊपर कि एक बाबल है, वाटर के अंदर ही एक बाबल आ रहा है, उसका वॉल्यूम का चेंज कैसे होगा, तो वो फील भी करना होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस आई एम क्वाइट श्योर आपके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ चेक करना है, उसके अंदर खुद के अंदर जो एबिलिटी है उसको चेक करना है। कैसे क्रॉस चेक करोगे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाओ, ऐसा क्वेश्चन उठाओ जहाँ पे सारे 20 क्वेश्चन है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे टॉपिक वाइज। अगर आपके पास IFS का बुक है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आप जो करना होगा आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाओ, उसमें देखो साइंस वाला जो क्वेश्चन है वो निकालने की कोशिश करो। अगर उसका लॉजिक पता नहीं है गूगल पे सर्च करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, ये आदत खुद के अंदर डालो कि मुझे को नहीं आ रहा है लेकिन मुझे को आना चाहिए। बिलीव मी, व्हेन आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ CSI नेट, जब भी मैं अटक जाता था मैं खुद सॉल्व करता था, whether it is taking 1 hour, whether it is taking 2 hour, whether it is taking 3 hours, okay, for a particular thing। अगर नहीं हुआ तो रहने दीजिए, 2 दिन के बाद आके फिर से ट्राई कीजिए। ये मैथ में तो बहुत काम करता है। 2 दिन के बाद ब्रेन ऑलरेडी सोचता रहता है। अगर आप पढ़ाई करोगे ये चीज़ है, कभी आप कुछ प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे आप करते करते, तो एक टाइम के बाद आप क्या करो, चेंज करो टॉपिक को, उस चीज़ को उधर ही रहने दो। 2 दिन के बाद उस चीज़ को आके फिर से ट्राई करो, देखना हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज़ नहीं हो रहा है, ये बात बोलने से पहले बहुत मेहनत और बहुत ट्राई करना पड़ेगा। 1-2 बार ट्राई किया, 10 मिनट्स ट्राई किया, नहीं हुआ, सर बताइए, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप खुद रिसर्च करो, खुद ढूंढने की कोशिश करो, तब तो जाके आपको पढ़ाई होगा। सिर्फ PYQ करके जो लोग CSI नेट निकालते हैं, PYQ करके भी टॉप रैंकर्स होता है, पता है आपको, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, MSc कर रहा है, खुद का सब्जेक्ट पढ़ाई किया और उसके बाद ओनली PYQ करके चला गया, रैंक 5 आया, रैंक 5 आया। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो PYQ खुद किया है। हम लोग क्या करते हैं, PYQ देखा, सॉल्व कर रहा हूँ, अब PYQ नहीं हुआ, लेट अस सी द सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन देखकर नहीं होगा। आप देख रहे हो नहीं हो रहा है, रिसर्च करो, ढूंढने की कोशिश करो, फिर अगर फाइनली नहीं होता है, टाइम दो, 1-2 दिन डेडलाइन दो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 2 दिन से पहले मैं सोल्यूशन नहीं देखूंगा। अगर रेडीमेड सोल्यूशन देखता जाओगे आप ना, तो वो बहुत ही हार्मफुल है, ये मत करिए। ओके, तो खुद ट्राई कीजिए, रिसर्च करिए, उसके ऊपर पढ़ाई करते रहिए। आई एम क्वाइट श्योर आपका नॉलेज देखना एक ऐसा लेवल पे जाएगा ना, खुद को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, और उस कॉन्फिडेंस में ही आपका CSI नेट हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। जनरल एप्टीट्यूड का अगर बात करें, इसमें मैं बार बार बताऊंगा, द एंड पे भी बताऊंगा, आपके खुद के अंदर के एबिलिटी को नर्चर करना है। जो ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ये आपके खुद के अंदर का एबिलिटी को नर्चर करेगा। इफ़ यू आर गोना डू दिस वर्क, जो वर्क हमारे पास है, ये 100 घंटे का एक वर्क है। फॉर जनरल एप्टीट्यूड यू नीड टू इन्वेस्ट 100 आवर्स। पूरा CSI नेट का, अब चाहे वो आप 6 मंथ्स का प्रिपरेशन ले रहे हो, 100 आवर्स का एक प्रिपरेशन है जनरल एप्टीट्यूड। अगर 100 आवर्स करते हो तो 20 मार्क्स पाने का एक चांस रहता है, 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये 100 आवर्स आपको 20 मार्क्स देता है। तो आप अगर 100 मार्क्स लेना चाहते हो तो समझ लो 500 आवर्स तो मिनिमम। ठीक है, 20 ये तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का हो गया, आप सब्जेक्ट है। ठीक है, 500 आवर्स, 500 आवर्स मतलब सोच लीजिए, अगर आप 5 आवर्स करके पढ़ाई करते हो तो करीबन वही 5 मंथ्स का कंस्टेंट 5 आवर्स वाला पढ़ाई। ठीक है, तो ऐसे मैथ्स नहीं करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। यू हैव योर ओन कैपेबिलिटी, यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव योर ओन ब्रेन, सबका अलग अलग पाथ है। ओके, डू नॉट कंपेयर। आपको जो सही लगता है दिल से, जो चीज़ आप मेहनत के टाइम पे आपको सही लगता है, आप पीसफुली सोचते हो सही लगता है, वही आपके लिए सही है। अगर आप टेंस्ड होकर सोच रहे हो, दोस्त को के सुनने के बाद सोच रहे हो, या फिर कोई बता रहा है उससे सुन रहे हो, वो नहीं, आपकी खुद से अंदर से कॉल आना चाहिए। अगर वो कॉल आता है, उस पथ पे चलिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा एंड यू विल क्वालिफाई CSI नेट विद अ वेरी गुड रैंक। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट क्वालिफाई, आई एम क्वाइट श्योर जो मेहनत कर रहे हो आप ही हो रैंकर्स। यहाँ पे जो 54 स्टूडेंट्स है, इसमें बहुत सारे रैंकर्स हैं, आई एम क्वाइट श्योर। यू कैन सी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ IFS, तो आप ही हो जो रैंकर्स बनोगे। There is no question about this. In this situation, universities are not open, most of the students are not studying,
ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतना फोकस्ड नहीं होता। जो मेहनत आप लोग कर रहे हो दिस इज़ वेरी रेयर इन नाउ डेज, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस हैबिट पे नहीं है स्टूडेंट। तो इसका फ़ायदा जो है, आप ऑलरेडी 2 स्टेप आगे हो, बी कॉन्फिडेंट, सोचिए आपका रैंक हो ही गया। देयर शुड नॉट बी एनी लेस कॉन्फिडेंट वन, आपके अंदर 1% भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस करके आना है, इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। तो इस पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। एंड जनरल एप्टीट्यूड, चाहे आपका कुछ डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप मैं आपको दे देता हूँ, उस टेलीग्राम का ग्रुप पे आप ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। उस टेलीग्राम का IFS का ही टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं भी हूँ, तो यू कैन general aptitude discussion, okay. So I hope we can I'm not so, yeah, telegram group link, okay, I'm not so aware about this telegram group link, that how it works। अगर आपको मैं लिंक भेजता हूँ तो अलग बात है, HTTPS, ओके, देखिए मैं लिखता हूँ HTTPS t.me। बहुत स्टूडेंट भी है, 700 स्टूडेंट, 716 स्टूडेंट है अभी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है उस ग्रुप पे डालो, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझे भी डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, WSB5YM14YMTFI, ठीक है ना, देख सकते हो ना स्टूडेंट। फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार, https:/t.me join chat WSB8B5YM14YMTFI, ठीक है ना। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बढ़िया। दिव्येंदु शुभो, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो देखो ये जो है इसमें ज्वाइन कर जाइए आप भी, तो सच दैट वी कैन, या यहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगा यूट्यूब में जितना लाइव होता है, जैसे आप शाम को मैं ले रहा हूँ वहाँ पे आप आओ, कभी कभार बातें होता रहेगा, कंटेक्ट रहेगा ऑफ कोर्स, ओके। एंड आपका जो भी डाउट है आप मुझे आप डाउट सेक्शन में पूछना शुरू करो। अब क्या होता है, इंडिविजुअल डाउट है इसमें, करीबन पहले तो दोनों मतलब सारे बैच मिलाकर करीबन 90 स्टूडेंट्स है, शायद 90 डिफरेंटली आ रहा था, 70 70 140 स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस करते थे, सारे क्वेश्चंस आकर बहुत हो जाते थे, ठीक है। तो अब ठीक है, अब आप डाउट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कभी भी पूछिए, ठीक है। नाउ यू आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट। सो दिस वाज द ऑल आई वांटेड टू टेल यू, कि यही चीज़ बताना था आपको। अब मुझे बताइए आपको जो चीज़ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर आज का टॉपिक पे क्या पीयूष? थोड़ा आप अनम्यूट करके बात कीजिए, कोई बात नहीं है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो मुझे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं देखा एग्जाम्पल बहुत वगैरह सारा एक अच्छा आध स्टूडेंट, यस पीयूष बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आज के टॉपिक पे एक आध एग्जाम्पल वगैरह कुछ एक दो ही, आज का कौन सा टॉपिक? आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं किया हम लोगों ने। नहीं ये बेसिक वगैरह जो आपने बोला एंड का साइंस वगैरह, हाँ हाँ, उस पे एक आध एग्जाम्पल वगैरह अगर आप करा दें तो सही है,
वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीयूष, लेकिन आज तो कुछ बातें नहीं हुआ टॉपिक के ऊपर। नहीं नहीं, अभी जो बेसिक साइंस अच्छा, वाला बेसिक जो है। साइंस। बेसिक यस साइंस सर, देखिए, मतलब बेसिक साइंस का क्वेश्चन जो होता है, वो एक एक दो कोई मतलब अच्छा ऐसे। कल एग्जाम देने वाले हो ना आप पीयूष? कल यस सर। संडे टेस्ट है, संडे टेस्ट आपको मिलेगा। तो संडे टेस्ट में यू आर ए फ्रेशर फ्रॉम CSR नेट प्रीति, दैट्स फैंटास्टिक। तो संडे टेस्ट में देने वाला हूँ मैं, वहाँ पे गिवन है, आप देखना वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिक साइंस का है। बेसिक साइंस का कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी आप मेरे एक पास? मन से मन। यस सर, कोई भी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। मेरे पास अगर वो फाइल है तो मैं देता हूँ आपको, ठीक है? यस सर। स्टूडेंट, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। आरती ने बताया कि सर CSIR में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं आरती, CSIR विल नॉट प्रोवाइड यू कैलकुलेटर। डिजिटल कैलकुलेटर CSIR प्रोवाइड नहीं करते हैं, गेट करते हैं लेकिन CSIR में नहीं होता है। CSIR में डिजिटल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मतलब उधर पे ही होता है उसका जो आप वेबसाइट जब ओपन करते हो एग्जाम देने के लिए तब उस पे ही प्रोवाइडेड होता है, ठीक है आरती? तो वन थिंग आई नीड टू टेल यू, आपका एबिलिटी बहुत ही अच्छा है। एप्टीट्यूड वाला जो एबिलिटी मैंने देखा, वेरी गुड स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है? आपका इंटेलेक्ट बहुत ही अच्छा है एंड आई हैव एंजॉयड द क्लास विथ यू पीपल, ठीक है? बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से यू, कितने का नाम लूँ, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट हो, आई एम नॉट टेलिंग योर नेम डिफरेंटली। तो लेकिन एज यू कैन अंडरस्टैंड बहुत सारा स्टूडेंट जो है आपने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया एंड आई हैव एंजॉयड टोटली दिस सेशन विथ यू। ओके प्रीति, थोड़ा आप चेक कर लीजिए, उसको सर्च करने से आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने गेट का एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का यूज़ किया था, मतलब जो आपका डिजिटल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है, लेकिन गेट CSI नेट में मुझे जहाँ तक याद है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं था। एनीवे, सो दीज आर द थिंग्स स्टूडेंट्स, ठीक है? पीयूष, डू यू हैव CSI नेट का बुक? CSI नेट आई जो लाइव एप्टीट्यूड वाला बुक है वो आपके पास है पीयूष? नो, तो वो बुक अगर आपके पास होता तो बहुत खूब होता, क्योंकि उसमें कुछ थियरीज भी प्रोवाइडेड है। आपका जो ये बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस का कुछ थियरीज भी प्रोवाइडेड है, ठीक है? अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोमल, देखिए जनरल एप्टीट्यूड ऊपर से जाता है, ये चीज़ सही नहीं है। आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुके हो, ऐसा मत बताइए आप खुद सोचते हो, ठीक है? ऐसा बात नहीं है, आप थोड़ा खुद को टेस्टिफाई करके देखिए, एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है करके देखिए, और पहले अगर नहीं भी होता है 2-3 बार ट्राई करिए, देखिए ज़रूर होगा। अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो देखिए दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक: number system, observational skill, logical deduction, percentage, calendar, data interpretation, clock and problems। बस ये चीज़ों जो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक: क्लॉक एंड प्रॉब्लम, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलेंडर, परसेंटेज, ऑब्जर्वेशनल स्किल, लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सिस्टम। लेकिन ऐसे करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो चैप्टर वाइज मत पढ़ाई करो, आप देखो, एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लो, उसको देखो कि सारे क्वेश्चंस जो है इन चैप्टर से बेस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा प्रीति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो द थिंग इज़ दैट आई होप आपने भी एंजॉय किया क्लास और आपको समझ में आया जो चीज़ें हैं। तो कोमल, आप तो क्लास किए हो, तो फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि आपको एप्टीट्यूड थोड़ा ऊपर से जाता है? ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छा आंसर किए हो, बहुत आंसर कोमल जंगीर आपने बताया, बहुत आंसर। कितना बताओ आप?
60 to 70% आंसर में आपने पार्टिसिपेट किया था, ये बहुत बड़ा बात है। और यहाँ पे देखिए सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं कोमल, उसके बीच में भी आप परफॉर्म अच्छे कर रहे हो, उन जैसा ही कर रहे हो, मतलब आप भी वन ऑफ द बेस्ट हो। ओके, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। जोएल, कल का टेस्ट में मंडे से लेकर, ओके, मंडे से लेकर दिवाली का पहला वाला जो मंडे था, यानी कि लेक्चर 13 मतलब क्लॉक हैंड प्रॉब्लम से लेकर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हम कवर कर चुके थे, क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स, देन आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशन, देन वहाँ से इस वीक पे शुरू क्या हो गया, इस वीक पे आपका कैलेंडर से लेकर बाकी जो चीज़ें, या फिर लेक्चर 13 पे क्या था, क्लॉक एंड प्रॉब्लम, या लेक्चर 13 पे कैलेंडर था और इस मंडे को क्लॉक एंड प्रॉब्लम था। तो कैलेंडर से लेकर लेक्चर 13 से लेकर लेक्चर 20 तक जो भी चीज़ें पढ़ाई हुआ है, कल का एग्जाम का टॉपिक उससे रहेगा। तो बेसिकली आपका ये पूरा कोर्स में 20 लेक्चर्स हुआ, लास्ट लेक्चर्स में कुछ एग्जाम के बातें हुआ, एंड उसके साथ साथ तीनों टेस्ट रहेगा। फर्स्ट टेस्ट लेक्चर 1 टू लेक्चर 6, सेकेंड टेस्ट लेक्चर 7 टू लेक्चर 12, एंड थर्ड टेस्ट लेक्चर 13 टू लेक्चर 20। हाँ कोमल, आज ही लास्ट क्लास है, इसीलिए तो ये सारे बातें हो रहा है, एग्जाम का टॉपिक, एग्जाम में कैसे करना है अटेंड। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, आज हम क्या कवर किया, आज हमने देखा कि एग्जाम में कैसे अटेंड करोगे तो वो सबसे अच्छा होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ गया, अब खुद उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, साइंस का स्टूडेंट हो पता ही है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो और रिजल्ट उसमें कुछ डिसीजन लो। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टॉपिक जो है वो कैसे पढ़ाई करना है, एंड आपका सब्जेक्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड दोनों को मिक्स करके आप कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया। रूनी बता रहा है कि थैंक यू सर, यू मेड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन ईजियर। थैंक यू सो मच रूनी, आपने बहुत अटेंटिवली क्लास अटेंड किया, हर दिन इतना ट्राई कर चुके हो। आई रिमेंबर आप पहले कुछ क्लासेस के बाद कितने अच्छे से क्वेश्चंस लिख कर डाउट पूछते थे डाउट सेक्शन में। सो आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, आई मस्ट से बिफोर एवरीबडी, रूनी इज गिविंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट, सो कीप इट अट रूनी। आप जैसे एफर्ट दे रहे हो बहुत अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। आप में से बहुत स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से एफर्ट दे रहे हो, जो थोड़ा सा नहीं दे रहा हो वो भी दे दीजिए। थोड़ा सा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करना है, यही हार्डल्स है, यही डिफ़िकल्टी है, बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाता है और यही टैलेंट है। जो कर पाता है उसको होता है, जो नहीं कर पाते एग्ज़ाम के लिए जितना भी आपके अंदर नॉलेज है मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल साइन ऑफ। आई होप आपको समझ में आया जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश किया। ठीक है, so if you have any questions, anything, otherwise we will sign off, and those are the topics you need to study. बेसिक साइंस के बारे में पीयूष फिर से बता रहा हूँ आपको। बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स का, इस मोमेंट पे मेरे पास नहीं है वो फाइल्स, जो बुक का फाइल्स होता है पीडीएफ, वो भी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज आई विल गिव यू दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है पीयूष, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट्स, बिफोर साइनिंग ऑफ जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप which was mentioned by, यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुभो ने एंड दिव्येंदु ने मेंशन किया एक टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर दीजिए। हेलो सर। यस मदन गोपाल बताइए। सर कल का इस जियोमेट्रिकल शेप का लेक्चर डीपीवी 2 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ज़रूर, तो सॉल्व करते हैं ना, बताइए, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा क्या हो सकता है, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करके। सर मैंने सोचा था मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बहुत अच्छा सोचा आपने, पूछा ना, परफेक्ट। तो इससे बढ़िया एंडिंग हो नहीं सकता। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन, ज्योमेट्री ऑफ शेप्स, व्हिच वन? प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रॉब्लम 2। रेक्टेंगुलर फोटो, दिस वन। यस सर। वाओ, rectangular photo frame of size 30 centimeter into 40 centimeter has a photograph। हर स्टूडेंट ट्राई कीजिए, एक साथ मिलकर एक क्वेश्चन करते हैं। माउंटेड एट the center
leaving a 5 centimeter border all around. The area of the border is, ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 जो है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 जो है 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी CSI नेट का क्वेश्चन है, शायद 2018 पे आया था। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ड्रॉ करने से हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं CSI नेट में कभी कभार, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑफकोर्स ऐसे नहीं आते हैं। A rectangular photo frame of size 13 to 40 centimeter has a photograph mounted at the center leaving a 5 centimeter border. जल्दी से कीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप ही करो और मुझे बताओ। आप आंसर बताओ, उसके बाद मैं पूछता हूँ कौन करेगा। जल्दी से कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। एवरीबडी शुड ट्राई दिस। देखो दिव्यज्योति ने बता दिया, जल्दी से बताइए। Let me have some water. जस्ट ड्रॉ करो, पिक्चर हो जाएगा। इस साइड पे 5 सेंटीमीटर, उस साइड पे 5 सेंटीमीटर चला जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द बॉर्डर, मतलब एक बॉर्डर होगा स्टूडेंट, ऐसा एक पिक्चर आएगा, ऐसा एक पिक्चर आएगा, यू कैन सी ना, हाँ परफेक्ट। ऐसा एक है जिसमें यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर और ये जो है 30 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। क्लास 7 का एक कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही रहता है जब आप क्लास 7 में पढ़ते थे, यही क्वेश्चन आता था बार बार। लेकिन क्या होता है उसके बाद चर्चा नहीं होता है इतना दिन में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, देखो द एरिया ऑफ द बॉर्डर, मतलब ये पोर्शन का एरिया आपको ढूंढना है। कैसे करोगे, सिंपल सा बात है, बताइए। दिव्येंदु ने बताया, संदीप ने बताया, सिंपल सा तो बात है। कैसे करोगे, ये देखकर ही करने वाला क्वेश्चन है। देखो टोटल एरिया जो है स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम प्रीति। 600 लिखना चाहते हो आप। दिव्यज्योति बताइए, दिव्यज्योति बताइए, दिव्यज्योति जल्दी से बताइए। दिव्यज्योति पट्टनायक, कैन यू टेल अस। दिव्यज्योति, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस। एंड बाय द वे दिव्यज्योति, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मैंने डाला था ग्रुप में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दिव्यज्योति। यस यस, प्लीज टेल अस। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दिव्यज्योति, हाउ आर यू। सर आई एम फाइन सर। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उन्होंने इनिशिएट किया था। यस सर, दे आर कॉन्टेक्टेड मी एंड दे हैव प्रोवाइडेड मी अ नंबर फॉर एनी फर्दर क्वेरी। सो थ्रू। लेकिन आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल है ना जो पढ़ाई की आपने। यस सर, आई हैव ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड आई एम गोइंग थ्रू इट सर। वेरी गुड। और आपके पास संडे टेस्ट भी मिल गया, उसमें मॉक टेस्ट मिला है आपको अभी तक कुछ? सर आई हैव नेवर अटेम्प्टेड एनी मॉक टेस्ट सर फॉर दिस। अच्छा, आप देखना सर उसमें बिकॉज़ कितना ऑफ मॉक दैट टेस्ट इशू है। ओनली। अगर मॉक टेस्ट सही ढंग से नहीं मिल रहा है मुझे आप बताना, ठीक है। सो एनीवे, तो अब बताइए इसका क्या होगा दिव्यज्योति, कैसे किया आपने, जल्दी से बताइए, बताइए। Sir, for this I have sir for this rectangle, that is I have taken sir A B C D, I have marked all the sides
and sir 5 centimeter gap is remaining sir. या सर एबी से भी सर अगर सर मैं 5 माइनस करता हूँ तो उसका लेंथ आ बहुत जाता खूब, है बस 30. उतना ही बताइए आप, बहुत खूब। मतलब ये वाला जो है ये बन जाएगा 20 और ये वाला जो है ये बन जाएगा 30, राइट? यस सर. तो आपको बॉर्डर सर वाला ऐसे बन ढूंढना है। टोटल है 40 इंटू 30 दैट इज 1200 और अंदर पे है 20 इंटू 30 दैट इज 600। आंसर आ गया 600, बस स्टोरी खत्म। ठीक है ना जी सर, सिंपल है दिव्यज्योति? सर. जी सर, बहुत सिंपल है सर. बहुत सिंपल है और जल्दी से करना है आपको एग्जाम में, ठीक है? तो ए बी सी डी आपने लिखा, बहुत अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एकदम देख कर ही बताना है। 40 30 1200 माइनस 20 30 600, 1200 माइनस 600 600 आंसर। यू शुड नॉट टेक 5 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का सबका आंसर सही है। प्रीति, रूनी, सौरभ, बीजन, मायुषिका, दिव्येंदु, संदीप, दिव्यज्योति, समतेन, प्रियंका, संदीप, आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सो आई हैव एंजॉयड द क्लास विथ यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो ऐसे ही करते जाइए, आपका प्रिपरेशन चलता रहे अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम अच्छे से दो एंड आई होप यू विल गेट द थिंग विच यू वांट। आपका जो टारगेट है वो फुलफिल हो, आप जो नॉलेज को सीख कर रहे हो वो आपके पास आ जाए। सो दैट विल बी अ फैंटास्टिक थिंग फॉर यू, राइट? सो चलिए, गुड बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है? इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है ज़रूर पूछिएगा। आपका जो डाउट सेक्शन है वहाँ पे पूछने से डायरेक्टली मेरे पास आ जाता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट विद इन 1 डे, तो आपके पास आंसर चला जाएगा, ठीक है? चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए, गुड बाय। Yes, you are most welcome, Bijan, Saurabh, Naresh, Satish, Piyush, and Saurabh. Yes, थैंक यू सर। yeah, you are most welcome, Preeti. अब तो आने वाले हो, बताया आपने ऑफलाइन पे, फिर तो बहुत अच्छा। एनीवे, राहुल, yes, you are most welcome, राहुल। या यू आर मोस्ट वेलकम, रूनी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कीप इट अप। चलिए चलिए चलते हैं स्टूडेंट। संदीप, प्रियंका, थैंक यू सो मच। सीएट एंड नेट का एग्जाम कब तक होगा निधि? ये तो क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी है। यही तो बात है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। सीएसआई नेट बहुत ही जल्दी से वो लोग अनाउंस करना चाहिए था उन लोगों को। नाउ व्हाई दे आर डूइंग दिस डिले? दिस इज नॉट ए गुड वर्क दे आर डूइंग। ओके, सो दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम दैट। उन लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं ले रहे। हाँ मदन गोपाल, हेलो सर। बताइए। हाँ बताइए। सर नेट में ये पार्ट ए में कितना टाइम देना चाहिए मैक्स मिनिमम? मिनिमम मिनिमम आप देखो, आपको कितना चाहिए, मार्क्स कितना चाहिए आपको, बताइए मदन गोपाल। आपका मार्क्स कितना आ रहा है किस में सर? सीएसआई नेट का मैंने मॉक पहले टेस्ट? में दिया इसमें फास्ट सीएसआर हाँ हाँ, सीएसआर इसमें फास्ट अटेम्प्ट अच्छा मैंने ये पहले फर्स्ट नहीं दिया। अटेम्प्ट ना मदन गोपाल? पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना मदन गोपाल? नहीं सर, मॉक टेस्ट दिया है। दिया है ना? मॉक टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आता है? वहाँ पिछले वाला टेस्ट में आया था 26। 26? किस में? यस सर, किस में आया था? आपका सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। तो कितने मार्क्स में? पूरा टोटल सिलेबस का मार्क्स था वो? मतलब टोटल एक एग्जाम होता है, मॉक टेस्ट में क्या कैसे हो रहा है? जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट का बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल एप्टीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट मदन गोपाल। मॉक टेस्ट मतलब जो सीएसआई नेट जैसा ही एग्जाम एक होता है। सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो? हाँ, सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड पूरा रहता है। सॉरी, हम लोग फिजिक्स में तो पार्टिकुलरली सब्जेक्ट का, जैसे ही क्वांटम का टेस्ट होता है मॉक टेस्ट हर वीकली, तो ऐसे आपको तो अभी होता तो है। समझ, पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा मदन गोपाल, ठीक है ना? आप पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद एक फुल सिलेबस के ऊपर आप मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है? मॉक टेस्ट देने फुल में ये सिलेबस बहुत के ऊपर नहीं दिया। फुल सिलेबस के ऊपर आप मॉक टेस्ट दे दो। फिर ये क्वेश्चन आप खुद को करो
कि कितना मार्क्स कितना टाइम देना है, क्योंकि तब आप मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखना, मान लीजिए आपका मार्क्स 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 4-5 मॉक टेस्ट आपने दे दिया, मान लीजिए आपने जनरल एप्टीट्यूड में 2 क्वेश्चन अटेंड किया, 4 मार्क्स लेकर आया और आपका टोटल मार्क्स 80 आ रहा है, तो आपने बहुत ट्राई किया लेकिन देखा आपका जो मार्क्स है फिजिक्स का पूरा मिलाकर 85 के ऊपर नहीं जा रहा है, तब आपको फोकस करना होगा जनरल एप्टीट्यूड में। तो अब आपको टाइम निकालना होगा कि फिजिक्स में मैं जितना भी ट्राई करूँ 85 आ रहा है, तो क्यों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें फिजिक्स में, वाई नॉट लेट्स ट्राई टू इन्वेस्ट दिस टाइम ऑन जनरल एप्टीट्यूड सच दैट आई कैन क्वालिफाई CSIR में। समझ में आया आपको मदन गोपाल? ऐसे सोचना है। ओके ओके सर। हाँ चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड हैप्पी रहो। चलिए गुड बाय स्टूडेंट्स। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रियंका, संदीप, सामतेन, कोमल, गुड बाय। चलिए।